हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए आपकी एग्जाम की दृष्टि से। हिंदी से संबंधित वीडियो है, वर्णमाला से संबंधित, और एक हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, यानी जो स्वर का वीडियो, स्वर से संबंधित वीडियो हमने अपलोड कर दिया, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो हम व्यंजन से संबंधित वीडियो आज हम बनाएंगे, तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो हम इसे प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्यंजन, यानी व्यंजन है क्या, यानी कंसोनेंट्स, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले, स्वर की सहायता से, यानी कि स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो यानी कि ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इनको हम व्यंजन कहते हैं। तो इसमें देखा जाए तो प्रत्येक व्यंजन में एक आ स्वर होता है। प्रत्येक व्यंजन में आ एक स्वर मिलता है, यानी ये आ एक स्वर होता है। प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर होता है। कोई भी व्यंजन हो उसमें एक आ स्वर आपको मिलेगा। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन में एक आ स्वर आपको मिलेगा। प्रत्येक व्यंजन में आ एक स्वर मिलेगा। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इसकी परिभाषा। अब हम जानेंगे, यानी कि व्यंजन, जो व्यंजन है, व्यंजन परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 35 मानी गई है। 35 नहीं, यानी 33 मानी गई है, 33 मानी गई है। लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो इसमें दो व्यंजन और जुड़ जाते हैं, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं ऐसे जो द्विगुण व्यंजन, एक अड़ा, एक ये ढक्कन वाला अड़ा, ये दो व्यंजन जुड़ने से उनकी संख्या 35 हो जाती है। यानी कि व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। जब, यानी वैसे तो अगर देखा जाए तो परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है। जब इसमें दो गुण व्यंजन जुड़ जाते हैं, ड़ा ड़ा, तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण कितने हिसाब से किया गया है। व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है। तीन प्रकार से किया गया है। तो व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो तीन प्रकार से किया गया है। हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखेंगे स्पर्श व्यंजन। सबसे पहला जो वर्गीकरण किया गया वो स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन है, और तीसरा जो वर्गीकरण किया गया ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। तो यानी कि व्यंजनों को तीन प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा स्पर्शी ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। चलो इसे हम क्लीन कर देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि जो नेक्स्ट पॉइंट है, यानी स्पर्श संघर्षी व्यंजन। हमने आपको बताया व्यंजनों को तीन प्रकार से बांटा गया था। एक पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, जो तीसरा आपका व्यंजन है इस ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन समझेंगे और स्पर्श व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पर्श व्यंजन है। यहाँ से काफी महत्वपूर्ण सवाल क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होते हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से हम आपको लेकर आए हैं। तो हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, इसकी हम सबसे पहले परिभाषा जानेंगे। यानी कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। हमें स्पर्श व्यंजन के बारे में समझेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। इसमें ये कहा गया है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों
फेफड़ों से निकलते हुए किसी विशेष स्थान से निकले। यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए किसी विशेष स्थान से निकले। किसी विशेष स्थान से निकले। तो हमने आपको बताया इस जो स्पर्शी व्यंजन निकले, तो हमने आपको बताया जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए किसी विशेष स्थान से निकले। जैसे मान लिया विशेष स्थान क्या हो सकते हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये आपके विशेष स्थान है। यहाँ से हवा जो निकलती है वो आपके स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए किसी विशेष स्थान से निकलते, तो उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो आप ये विशेष स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। चलो हम इसको क्लीन करते हैं। अब हम समझेंगे कि स्पर्श जो व्यंजन है ये कितने प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन के बारे में समझेंगे, इसको हम साफ कर दें। स्पर्श व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, उनको हम जानेंगे वो कौन कौन से होते हैं। यानी कि सब नंबर एक देखेंगे कि कुछ विद्वानों ने जो चा वर्ग, यानी जो चा वर्ग है आपका, कुछ जो विद्वान थे उन्होंने क्या माना, यानी चा वर्ग, यानी कुछ विद्वानों ने चा वर्ग को क्या माना, चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी माना। स्पर्श संघर्षी माना। यानी कि कुछ विद्वानों ने जो चा वर्ग आपका है इसको स्पर्श संघर्षी माना। तो हम ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपका क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट है घोषत्व के आधार पर। तो हम जानेंगे घोषत्व के आधार पर स्पर्श व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है। घोषत्व के आधार पर स्पर्श व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है, वो हम अभी आपको बताएंगे। पहले इन पॉइंटों को देखिए। तो तीसरा पॉइंट है आपका प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर, यानी कि हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, यानी पॉइंट समझेंगे जिससे कि आने वाले एग्जामों में कोई दिक्कत ना हो। प्राणत्व के आधार पर इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। तो जो आपका घोषत्व के आधार पर ये कौन कौन से पॉइंट हैं। नंबर 1 जानेंगे, जो घोषत्व है अघोष और सघोष, इसको हम अघोष कहेंगे। एक पॉइंट को अघोष कहेंगे, दूसरे पॉइंट को हम सघोष कहेंगे। क्या कहेंगे, सघोष कहेंगे। और सघोष का दूसरा नाम घोष भी है, यानी कि सिर्फ इसको घोष भी हम कह सकते हैं, सघोष को घोष भी कह सकते हैं। इस पॉइंट को क्या माना है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है, अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। तो यानी घोष, अघोष, सघोष को घोष भी कहते हैं
और आपके हमने आपको बताया प्राणत्व के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, अल्पप्राण महाप्राण। तो हमें उम्मीद है आपको, यानी जो स्पर्श व्यंजन है इसको तीन भागों में बांटा गया था। नंबर एक, हमने आपको बताया कुछ विद्वानों ने चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी माना। नंबर दो, यानी घोषत्व के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, अघोष सघोष। अब इसको प्राणत्व के आधार पर इसको भी दो भागों में बांटा गया है, अल्पप्राण और महाप्राण। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है। अब हम इसकी परिभाषा जानेंगे, इनकी परिभाषा जानना जरूरी है। घोषत्व के आधार पर, जो आपका घोषत्व का दूसरा पॉइंट था, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर जो हमने आपको बताया घोषत्व यानी अघोष सघोष। अघोष की परिभाषा जानेंगे। अघोष, इसमें इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? इसमें परिभाषा ये बनती है कि स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन नहीं होता है। यानी कि अघोष में क्या होता है? स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन नहीं होता है, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन नहीं होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं, तो स्वर तंत्रियों में हम लिख सकते हैं, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन नहीं होता है, नहीं होता है। तो यानी कि अघोष व्यंजन में इसमें परिभाषा हमने आपको बताई, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन नहीं होता है। अघोष व्यंजन यानी कि आपको हमने एक बड़ा इसमें बताएंगे कि जो अघोष व्यंजन है वे कौन कौन से हो सकते हैं। अघोष व्यंजन आपके प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि अघोष की बात कही गई है, पहला और दूसरा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होगा वो अघोष व्यंजन कहलाएगा, यानी अघोष व्यंजन कहलाएगा। अब हम देखेंगे सघोष। सघोष क्या है, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जैसे हम घोष भी कहते हैं, सघोष को घोष भी कहते हैं, इसकी परिभाषा जानेंगे। इसमें हम जानेंगे स्वर तंत्रियों में यहां पर मैं कर लें, यहां पर स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होता है, श्वास का कंपन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सघोष या घोष व्यंजन में स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होता है। तो यानी कि जो इसमें कौन कौन से वर्ग में कौन कौन से की सघोष हो सकते हैं, तो हम आपको बताएं, यानी कि जो तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये आपके कैसे हैं? ये आपके सघोष व्यंजन है, यानी कि सघोष व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये आपके सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको क्लीन करते हैं। अगर मेरा वीडियो समझ आ रहा है तो इसे पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो हम इस पॉइंट को क्लीन करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे, यानी कि जो आपको हमने बताया स्पर्श व्यंजन में तीन हमने प्रकार बताए। घोषत्व पहला हमने बताया, जो चा वर्ग है, चा वर्ग को विद्वानों ने क्या माना, यानी स्पर्श संघर्षी व्यंजन माना। और जो दूसरा है घोषत्व के आधार पर, हमने आपको बताया घोषत्व के आधार पर दो टाइप, पहला अघोष, दूसरा सघोष। सघोष को घोष भी कहते हैं, उसके हमने परिभाषा बताई और हमने अच्छे से समझाया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेकर आए। नेक्स्ट पॉइंट है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर इसको भी दो भागों में बांटा गया है, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण की परिभाषा क्या हो सकती है? अल्पप्राण की परिभाषा वो हो सकती है कि जिसमें यानी उच्चारण
जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख से हवा कम निकले, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख से हवा कम निकले। और महाप्राण, प्राण किसे कहते हैं? महाप्राण हम उसे कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख से हवा अधिक निकले। अब हम इसकी परिभाषा आपको बताएंगे, यानी प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर इसके हम समझिए सबसे पहला पॉइंट है, यानी सबसे पहला नंबर प्राणत्व के आधार पर। इसको भी दो भागों में हमने आपको बताया, दो भागों में बांटा। पहला अल्प प्राण, पहला है अल्प प्राण, और दूसरा हमने आपको बताया महाप्राण। इसकी परिभाषा जानेंगे। इसमें कहा गया है जिन 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 व्यंजनों जिन व्यंजनों व्यंजनों के उच्चारण करते समय जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा मुख से कम निकले हमने आपको बताया कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण उसे कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख से हवा कम निकले, उसको हम अल्प प्राण कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ग के अक्षर को हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो हम देखते हैं महाप्राण व्यंजन। दूसरा पॉइंट है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन, तो महाप्राण व्यंजन हमने आपको परिभाषा बताई। इसका यानी कि इसका थोड़ा उल्टा हो जाएगा, थोड़ा और मतलब कि इसमें कहा गया महाप्राण व्यंजन परिभाषा क्या बनेगी? जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख से हवा अधिक निकले, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख से हवा अधिक निकले, उसको हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। चलो अब इनकी परिभाषा लिखते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख से जो हवा है आपकी, हवा मुख से अधिक निकले। कैसे निकले? अधिक निकले, यानी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको ये परिभाषा याद हो गई होगी। चलो दोस्तों, इसका हम देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं। जो प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा अक्षर जो महाप्राण है, तो हमने आपको बताया। जो शेष बचे हैं पहला, और इसमें दूसरे की बात नहीं कही है, तो दूसरा होगा महाप्राण, चौथा नहीं होगा, यानी कि इसमें चौथा नहीं होगा, तो यानी कि इसमें दूसरा और चौथा ऐसे वर्ण हैं जो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं, जो कि महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इसको क्लीन कर दें। चलो दोस्तों, हम नेक्स्ट पॉइंट लेकर आए हैं आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट लेकर आए हैं, जो टेबल लेकर आए हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। जो भी आप अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन 100 में 100% या 99% तो पुटअप होंगे ही। तो हमें उम्मीद है आप इसे याद कर लेंगे। चलो हम इसे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसका उच्चारण स्थान, ये वाली लाइन उच्चारण स्थान की है। और सबसे पहले उच्चारण स्थान देखेंगे, कौन कौन से उच्चारण स्थान है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। यानी कंठ यानी कि जो गले से निकलती हो, यानी जो मतलब की वर्ड गले से, उसको कंठ। तालु किसे कहते हैं? जो आपका तालब होता है ऊपर का हिस्सा, और यानी उसका पिछला भाग, उसको तालु कहते हैं। मूर्धा किसे कहते हैं? यानी कि दंत और तालु के बीच में जो भाग होता है, उसको हम मूर्धा कहते हैं। और दंत यानी दंत कहते हैं। ओष्ठ यानी ओठों से, ओष्ठ यानी ओठों को कहते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।
चलो हम देखेंगे। यानी कि अल्पप्राण, हमने आपको बताया कि जो सघोष व्यंजन होते हैं, सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यानी कि प्रत्येक सघोष व्यंजन उसे कहते हैं स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन नहीं होता है, यानी सॉरी अघोष व्यंजनों में स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन नहीं होता है। तो अघोष व्यंजन सबसे पहले देखेंगे। अघोष यानी प्रत्येक वर्ग की पहली और दूसरी लाइन ये आपकी अघोष व्यंजन है। कैसी लाइन है? अघोष व्यंजन है। अब हमने तो आपको बताया था कि सघोष व्यंजन कैसे कहते हैं। सघोष व्यंजन हम उसे कहते हैं कि स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होता है, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होता है, उसको हम सघोष व्यंजन कहते हैं। तो सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग की तीसरी, चौथी, पांचवी जो लाइन होती है, यानी तीसरी, चौथी, पांचवी, हमने आपको बताया तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन ये आपकी सघोष व्यंजन है, और पहली और दूसरी लाइन अघोष व्यंजन है, हमने आपको बताया। तो और भी हमने बताया कि प्राणत्व के आधार पर दो भागों में बांटा गया था, अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण उसे कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से हवा कम निकले, उसको अल्पप्राण कहते हैं। महाप्राण उसे कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से का अधिक निकले, उसको हम महाप्राण कहते हैं। तो हमने आपको बताया जो अल्पप्राण, यानी कि आप बोलकर देख लीजिए, यानी का, यानी जो का को हम बोलते हैं तो यानी कम आवाज निकलती है, कम हवा निकलती है, तो उसको हम अल्पप्राण कहते हैं, इसको अल्पप्राण में रखा गया। फिर खा, फिर महाप्राण, फिर गा, गा यानी गा अल्पप्राण, फिर घा महाप्राण, फिर णा, ये णा क्या है? ये अल्पप्राण व्यंजन है। तो इसमें हम देख सकते हैं अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं। पहली और तीसरी और पांचवी लाइन, पहली, तीसरी, पांचवी, ये अल्पप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन कौन सी? दूसरी और चौथी, जो दूसरा और चौथा वर्ग है ये आपके महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो हमें उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। चलो हम इसमें देख लेते हैं, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो इसको टेबल को देखेंगे, अगर टेबल आपको याद होगी तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा और आप याद कर लें बिल्कुल। चलो हम इसमें देखते हैं कैसे हम याद करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अघोष अल्पप्राण व्यंजन। अघोष अल्पप्राण व्यंजन तो का, चा, टा, ता, पा, का, चा, टा, ता, पा, का, चा, टा, ता, पा, यानी कि ये आपके अघोष भी है और अल्पप्राण व्यंजन भी है। तो ये आपकी ये अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? का, चा, टा, ता, पा, यानी कि इसमें बोलते समय कम आवाज निकलती है, उसको हम अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। तो इसमें देखेंगे खा, 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 झा, चा, छा, यानी खा, झा, टा, था, फा, यानी कि इसमें अधिक आवाज निकल रही है, तो ये महाप्राण व्यंजन हो गए। अब यहाँ देखेंगे गा, जा, ड, द, ब, यानी कि इसमें जिन व्यंजनों में आवाज कम निकलती है, यानी कि मुख से हवा कम निकले, उसको हम अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा अधिक निकलती है, उसको हम महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको ये टेबल याद हो गई होगी। और इसमें देखेंगे जो आपका पांचवा वर्ग है ये आपका नासिक व्यंजन है। कैसा है? नासिक, यानी इसे हम नाक से भी बोल सकते हैं, यानी माँ, यानी कि ये नाक से वर्ण निकलते हैं, णा, 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 ना, मा, यानी कि आप नासिक व्यंजन है। ये कैसा है? सघोष अल्पप्राण व्यंजन है। कैसा है? सघोष अल्पप्राण, नाक से निकलता है, नासिक व्यंजन कहलाता है। तो हमें उम्मीद है आपको टेबल याद हो गई होगी। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि पूछ लिया जाता है जो फा वर्ग है वो मतलब कि अल्पप्राण है या महाप्राण। तो आप देख सकते हैं फा, यानी आप मुख से बोल सकते हैं फा, जिसमें जिन यानी हमने आपको बताया कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा अधिक निकले, फा, उसमें महाप्राण व्यंजन है। अगर पूछ दिया जाए कि पा किस वर्ग का व्यंजन है तो आप बता सकते हैं अघोष अल्पप्राण व्यंजन है। अगर दा पूछ लिया जाए तो सघोष अल्पप्राण व्यंजन, द यानी सघोष अल्पप्राण व्यंजन है। तो आप इसे टेबल को याद कर सकते हैं। जो सघोष व्यंजन है वो आपकी तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन है सघोष व्यंजनों की, पहली और दूसरी लाइन अघोष व्यंजनों की है। और अल्पप्राण की बात कही जाए तो अल्पप्राण आप मुख से बोलकर ही आप समझ जाएंगे कि अल्पप्राण है या महाप्राण है। तो हमें उम्मीद है आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है मेरा? तो
इसको क्लीन कर दे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। तो ऐसे आप सारे वर्णमाला को याद कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन कोटा होते हैं। इसे याद करना जरूरी है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण वर्णमाला है, आपको याद करना। हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जानेंगे। अंतस्थ व्यंजन आप यानी कि हमने आपको बताया व्यंजनों को तीन प्रकार से वर्गीकरण किया गया था। पहला हमने आपको बताया है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, अब जो तीसरा जो है वो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। तो हम दूसरा आपको लेकर आए हैं। दूसरा है कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन क्या हो सकते हैं? अंतस्थ व्यंजन आपके क्या है? या, रा, ला और वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? या, रा, ला, वा, ये आपकी अंतस्थ व्यंजन है। तो हमें उम्मीद है आपको अंतस्थ व्यंजन याद हो गए होंगे, क्योंकि ये याद करना जरूरी नहीं, ये पहले से आपको याद होंगे। तो अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा होते हैं। तो इनके उच्चारण स्थान भी हम जान सकते हैं। या, रा, ला, वा, इनके उच्चारण स्थान भी हम जान सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन का जो उच्चारण स्थान है इसको हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं यहाँ पर देंगे। जो अंतस्थ व्यंजन है हमने आपको बताया या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है। इसमें हम देखेंगे कि इनका उच्चारण स्थान समझेंगे। तो इनका या आप बोल कर भी समझ सकते हैं। या यानी कि ये आपका तालु से बोला जाता है। ये तालब यानी तालब ध्वनि है, या तालब ध्वनि है। जो रा है, रा यानी कि दंत मूल मसूड़ा, यानी दंत मूल कह सकते हैं। दंत मूल कह सकते हैं, या हम मसूड़ा भी कह सकते हैं। मसूड़ा भी कह सकते हैं। मसूड़ा भी हम कह सकते हैं। और ला, ये भी दंत मूल मसूड़ा है आपका। ये भी आपका दंत मूल मसूड़ा है। दंत मूल मसूड़ा है। आप देखेंगे वा जो है इसका उच्चारण स्थान क्या हो सकता है? वा यानी दंत ओष्ठ। वा यानी कि दंत ओष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ दोनों एक साथ। दंत ओष्ठ, ये आपकी दंतोष्ठ है। हम समझ सकते हैं जो आपका यह अंतस्थ व्यंजन है ये सभी अल्पप्राण यानी सघोष अल्पप्राण व्यंजन है। ये कैसे व्यंजन है? ये सभी आपके सघोष अल्प प्राण व्यंजन है। कैसे हैं? ये सभी अल्प प्राण व्यंजन है, यानी कि सघोष अल्प प्राण व्यंजन। हमने आपको परिभाषा बताई थी सघोष की। हमने आपको परिभाषा ये बताई थी, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होता है। सघोष में स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होता है। अल्प प्राण की भी परिभाषा बताई। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा मुख से कम निकले उसको हम अल्प प्राण कहते हैं। तो या, रा, ला, वा यानी कि इसमें कम आवाज निकलती है, यानी कि कम ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कम आवाज निकलती है। तो ये आपके अल्प प्राण व्यंजन है और सघोष भी है। तो हमें उम्मीद है आपको मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें ये भी आपको याद हो गए होंगे। चलो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद।